यस सर। ओके गुड। अब देखो, सुबह में हमने सिल्वर का किया था, सिल्वर एग्जिस्टेंस एफसीसी बोल रहा था, तो हमने ये सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयरन एग्जिस्ट्स इन बीसी स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई प्लेन्स थ्रू विच डिफ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है आयरन का, तो उसकी जो क्रिस्टल प्लेन्स है वहां पे कौन कौन से प्लेन्स हमें डिफ्रैक्शन देंगे। ठीक है, तो आप में से मुझे कोई बोल सकता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? शाबाश, सोल्यूशन इसका किस तरह आएगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बीसीसी किस तरह के प्लेन्स का डिफ्रैक्शन देता है, यानी कौन कौन से प्लेन्स पॉसिबल हैं बीसीसी में। तो बीसीसी के लिए मैं बोलूंगा फॉर बीसीसी, जो H प्लस के प्लस L होता है वो आना चाहिए हमें इवन, इवन आना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब हम अगर प्लेन्स बनाएंगे, प्लेन्स में से हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी प्लेन पॉसिबल है और उसका के वैल्यू कहाँ पे आएगा, या मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे आएगा। प्लेन मेरे पास में 1 0 0 भी हो सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है, 1 1 0 भी हो सकता है, 2 0 0 भी हो सकता है, ठीक है, या 2 1 1 भी हो सकता है, 3 0 0 भी हो सकता है, 2 2 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है, या फिर 3 1 1 भी हो सकता है, 3 2 2 भी हो सकता है प्लेन, 3 2 1 ऐसे प्लेन है। हाँ, 300 कैसे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लेन्स ऐसे अगर हम देंगे तो इन प्लेन्स में से कौन सा प्लेन पॉसिबल है, यानी ये बोल रहा है कि कौन कौन से प्लेन्स आइडेंटिफाई करना है, इन प्लेन्स में से कौन कौन सा प्लेन जो वो डिफ्रैक्शन देगा। क्या 1 0 0 देगा? क्योंकि इसका H 1 है, ये 0 0 है, तो ये ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा, तो ये आपको प्लेन नहीं देगा। 1 1 देगा क्या? 1 1 0? यस सर। यस, क्योंकि इसका जो प्लेन है वो 1 प्लस 1, वो यानी 2 आएगा, इवन आएगा, तो ये हमें देगा, ये आप प्लेन देगा, डिफ्रैक्शन देगा, ये डिफ्रैक्शन दे सकता है, ये डिफ्रैक्शन दे सकता है क्योंकि इसका भी इवन आता है। ये वाला दे सकता है 3 0 0? नो सर। ये नहीं देगा। 2 2 1 नहीं देगा। 2 2 2 दे सकता है क्योंकि 2 प्लस 2 प्लस 2 6 आता है, इवन आता है। अच्छा, 3 प्लस 1 प्लस 1 5 आता है ना, तो इसका हमें डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। 3 2 2 का भी डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, 3 2 1 का डिफ्रैक्शन मिल सकता है क्योंकि इनका जो एडिशन है वो हमें आता है इवन। अब देखो, ये जो हमने अभी तक किए प्रॉब्लम सॉल्व किए, इस पे ये एक्सरेज से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, जो हमारे सिलेबस के हद तक है वो हम कर सकते हैं, ठीक है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्सरेज के जो ना इसके लिमिटेशंस भी, एक्सरेज के जो है ना इसके लिमिटेशंस भी। लिमिटेशन कौन कौन सा है? सबसे पहली बात मैंने बताई कि जो आपको इससे पहले भी बताया मैंने लेक्चर में, मैंने ये कहा कि जो इंटेंसिटी ऑफ पीक रहती है, इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन या पीक है डिफ्रैक्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको मालूम है ना, ये आपको बताया मैंने पहले ही। तो इसका मतलब जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उनका डिफ्रैक्शन अच्छा खासा आएगा, और जिनमें कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स उनमें डिफ्रैक्शन अच्छा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम और हाइड्रोजन का देता हूँ, सोडियम में रहते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में रहता है 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा। ये सोडियम का अगर है तो ये हाइड्रोजन की पीक, इन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सोडियम का जो पीक है वो मिलेगा 11 टाइम्स इंटेंस, मोर इंटेंस। बात समझ में आ रही है? एलेवन टाइम्स इंटेंस मतलब अगर एक इंटेंस हो गई ना, दूसरी पीक जो ना वो गायब हो जाती है।
यानी उसका कोई वजूद नहीं रहता। बहुत छोटी पीक, ये तो इसकी नॉइज में ही छुप जाएगी ये पीक। नॉइज मतलब नीचे जो ऐसे आते ना, ये नॉइज स्पेक्ट्रम में, उसी में गायब हो जाएगा, हम नहीं पहचान सकते इसको। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, सपोज हमारे पास में क्लोज एटॉमिक नंबर्स अगर होंगे, यानी इफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम और लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। सर हाँ बोलो। सर आपने कितना पढ़ा है अभी? अभी शुरू किया बस। सर, क्या पढ़ो? सर हम अभी आए ना, हमने लेट ही ज्वाइन किया। हाँ, ये पढ़ा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन का पढ़ा ना मैंने, जो बताया एक्सरे डिफ्रैक्शन का। अभी का कुछ नहीं हेलो, सुना। अच्छा, इतना तो सुना होगा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की लिमिटेशन है। जी यस, एक लिमिटेशन ये है कि इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन या इंटेंसिटी ऑफ पीक जो रहती है एक्सआरडी में, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, या मैं इंटेंसिटी बोलूंगा ज्यादा होगा। और जितना कम होगा एटॉमिक नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन्स जितने कम होंगे किसी एटम में, उतनी उसकी पीक छोटी आएगी। अगर मैं सोडियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन लेता हूं, सोडियम में रहते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में रहता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सोडियम की जो पीक होगी वो होगी 11 टाइम्स मोर इंटेंस देन हाइड्रोजन। ये मैं सिर्फ सोडियम की बात कर रहा हूं। अब अगर कॉपर होगा, वो होगा 29 टाइम्स मोर इंटेंस देन हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स एक्सरे में डिटेक्ट नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? यस सर। शाबाश। अब दूसरा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम और नियरली सेम, तो तब आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आइडेंटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? जैसे अगर मैं कार्बन ले लूं, कार्बन में एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर है 7। इनका जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो 1 का है, और ऐसे में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो वो हमें दिखेगा नहीं, यानी इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट वेदर दिस पीक इज ऑफ कार्बन और ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से अगर मैं मैंगनीज ले लूं, मैंगनीज और आयरन, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, इसका है 26, तो यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। सो दीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कॉन्ट बी डिटरमाइंड। समझ में आ रही है बात? ऐसी जो चीजें हैं इनको हम न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास में जो कोवलेंट कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे हमारे पास में कार्बन कार्बन की चेन है, और इसमें कहीं पे नाइट्रोजन जुड़ गया, कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये जो है ना, ये वाली स्पीशीज, एक तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, दूसरा इनके एटॉमिक नंबर्स नियरली सेम रहते हैं। एटॉमिक नंबर्स नियरली सेम का मतलब रहता है इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट का जो डिफरेंस है या इलेक्ट्रॉन नंबर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो ऐसी स्पीशीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कोवलेंट जो स्ट्रक्चर्स है, कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, इनका एक्सरे डिफ्रैक्शन से आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आया? और दूसरा, लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स का डिफिकल्ट होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन करना। लिक्विड्स में आप एक्सरे डिफ्रैक्शन इजीली नहीं कर सकते, ठीक है? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन फिर किस लिए लगती है? एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम
स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मगर किन के लिए? फॉर सॉलिड्स, और स्पेशली जो आयोनिक सॉलिड्स रहते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, याद रखना आयोनिक सॉलिड्स का एक्सरे डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, मैंने आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? वो कह समझ के ना? यस सर। ओके, अब आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन है, इसको मैं आज वाइंड अप कर रहा हूं, एक्चुअली ये खत्म हो रहा है, तो लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। हमारे पास में एक क्यूबिक सिस्टम है, मैं बोल रहा हूं इसे इन ए क्यूबिक सिस्टम लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिस्टम क्यूबिक सिस्टम है, तो क्यूबिक सिस्टम में हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? के इंटू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। ये वाला के जो ये कांस्टेंट है, और ये जो है दीज आर मिलर इंडाइसेस। बात समझ में आ रही है? वो समझ में आ रही ना बात? Yes, sir. यस। शाबाश। अब अगर हम इस क्रिस्टल सिस्टम का, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, हमें एक पर्टिकुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। A particular diffraction pattern is, क्या मैं बोलूंगा ऐसा, particular diffraction pattern is obtained, जो मैं दिखाऊंगा अभी, obtained। लेकिन ये हमें मिल रहा है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, एट 157 पिकोमीटर वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ है 157 पिकोमीटर। बात समझ में आ रही है ना? मैं आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा हूं। ये है मेरे पास में स्केल, यहाँ पे आपको एक पीक मिल रही है इधर, फिर आपको दूसरी पीक मिल रही है इधर, तीसरी पीक मिल रही है सपोज इधर। बात समझ में आ रही है ना? ये मिल गया ये पैटर्न इस वेवलेंथ पे। क्वेश्चन समझ लेना। अब मैं वेवलेंथ चेंज कर रहा हूं, सपोज लैम्डा इज चेंज्ड टू 77 पिकोमीटर। अब मैंने ये जो वेवलेंथ है ये चेंज की, लैम्डा मींस वेवलेंथ, ये चेंज की, मैं अब इसको लाया 77 पिकोमीटर। आपको बताना ये जो स्पेसिंग है, इनमें स्पेसिंग, पीक में जो स्पेसिंग है, पीक्स के बीच में जो स्पेसिंग है, क्या वो स्पेसिंग इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? जल्दी बोलो। इफ लैम्डा इज चेंज्ड फ्रॉम 157 टू 77 पिकोमीटर, द स्पेसिंग इन पीक्स, मैं लिखूंगा द स्पेसिंग इन पीक्स, मैं बोलूंगा नंबर 1 डिक्रीजेस, नंबर 2 इंक्रीजेस, नंबर 3 सेम, नंबर 4 may इंक्रीज और डिक्रीज। बोलो जल्दी। Decrease. क्यों? Directly Because proportional. K is inversely proportional to lambda. yes, you are right। क्योंकि हम ऐसा लिखते हैं ना, स्पेसिंग एक्चुअली क्या है, ये के है ना, स्पेसिंग जो रहती है, स्पेसिंग। Sir, हाँ बोलो। we are looking at sorry question is. आंसर
लिखो। Lucas, चलो यह लिखो 154 वन तो क्या इस पे बचते आसान 154 ये इसका हाफ है ना, ये ऑलमोस्ट हाफ है ना, 7 7 डबल गए ना 54, ठीक। वो कहा है समझ। चलो पहला Yes, वाला sir. था 154। अब मैंने आपको बताया कि ये जो के है, के मीन स्पेसिंग, मतलब लाइन स्पेसिंग के सत निवन, और के 1 पे के 2 पे, या कभी कभी 2 पे आता है फिर 4 पे, जैसे बीसीसी में होता है। तो इट गिव्स यू स्पेसिंग। अगर आपको स्पेसिंग निकालनी है तो आप के से निकाल सकते हैं। और के जो है के, ये बराबर हम लिखते हैं लेमड़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसने गोड़े से लिखूं, so we can say k is directly proportional to lambda। वो ठीक है। therefore अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो के भी इंक्रीज होगा, स्पेसिंग इंक्रीज होगी, स्पेसिंग इंक्रीज होगी। अगर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो के भी डिक्रीज होगा, यानी स्पेसिंग डिक्रीज होगी। क्लियर? तो बात समझ में आ रही है? अब अगर इन दोनों का करना है, सपोज ये के था पहले वाला के, इस्तेमाल सपोज ये के वन आया ऐसे लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, यानी सेकंड पे लिखित k1 सॉरी इक्वल टू 154 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, है ना। k2 किसके बराबर आएगा? लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। दोनों वेवलेंथ को तो 77 है ना, 77 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यानी k2 कितने टाइम्स इससे डिक्रीज होगी, यानी स्पेसिंग कितनी डिक्रीज होगी। ठीक। तो स्पेसिंग जो है ना वो क्लोजर होगी जब आपका वेवलेंथ डिक्रीज होगा। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो स्पेसिंग इंक्रीज होगी। वह अगर तो असल एक्सआरडी पैटर्न असल एक्सआरडी पैटर्न में लेता है हायर वेवलेंथ पे के लोअर वेवलेंथ पे, जल्दी बोलो। आप क्या कोशिश करेंगे? वो पीक गना नजदीक नजदीक तुम जंबल गसन कि दूर दूर गस? दूर। शाबाश, दूर दूर होने चाहिए। यानी आप जब भी एक्सआरडी करेंगे तो आप कोशिश करेंगे इनको हायर वेवलेंथ पे, यानी कम एनर्जी पे एक्सआरडी निकालना, हायर वेवलेंथ पे। बात मेरी समझ लेना, ठीक है? क्लियर? अब और एक क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये एक्चुअली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको इस पैटर्न के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है? हमारे पास में दो स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं एट लैम्डा इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर। इस पे मिल रहा है हमें दो तरह के स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है ये ऐसा, इस स्पेक्ट्रम का नाम देता हूं मैं ए, मतलब ये एक अलग कंपाउंड का है, एक अलग सॉलिड का है। दूसरा स्पेक्ट्रम हम निकालते हैं ऐसे, और ये है बी स्पेक्ट्रम। ये बी स्पेक्ट्रम है, ये अलग तरह का कंपाउंड। यहाँ पे स्पेसिंग कम है, यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है, ठीक है? अब ए एंड बी क्या है? ए एंड बी आर डिफ्रैक्शन पैटर्न्स और डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, ऐसा लिखूंगा मैं, ठीक है? ऑफ सपोज NaCl एंड KCl रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा मैंने लिखा NaCl एंड KCl।
अब मुझे पता नहीं कि इनमें से KCl का क्या है और NaCl का क्या है। और दूसरी बात, बोथ हैव FCC स्ट्रक्चर। बात मेरी समझ लेना, FCC स्ट्रक्चर दोनों का है। वो समझ में आया ना। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू ऐसा भी बना सकते हैं आप क्वेश्चन, या असाइन द पीक्स या असाइन द स्पेक्ट्रम टू रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ट्रू फॉल्स में क्या पूछ रहा है ये। ए बोल रहा कि A for NaCl and B for KCl। दूसरे में बोल रहा है कि A for KCl, B for NaCl। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि नन ऑफ दीज। और चौथा बोल रहा है कि कांट बी प्रेडिक्टेड। बोलो आपको क्या लगता है। सॉरी बी पार्ट। बी पार्ट सही है, यानी A फॉर KCl एंड B फॉर NaCl। कैसे बताया आपने? बोलो। इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है पोटेशियम में, तो वो क्लोजली होंगे ज्यादा। नहीं, इंटेंसिटी का मतलब ये पीक हाइट, इंटेंसिटी मतलब को पीक का की इंटेंसिटी। ये जो ना ये अलग चीज है, ये क्लोजनेस है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ये कह रही AS पे डिपेंड। अब आपको मैंने बता ही दिया तो मैं आगे भी सॉल्व करता हूँ इसको। देखो हमारे पास में NaCl है, NaCl आसित ध्यान रखो, जो ये NaCl है ये KCl है। बात मेरी समझ लेना। NaCl आज सपोज यूता बोर्ड, KCl आज यूता बोर्ड, सपोज ऐसा बोल रहा हूं मैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। या मैं इसको बोलूंगा सेल डायमेंशन। बताओ किसका ज्यादा है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का तो ज्यादा। KCl का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब KCl में A ज्यादा होगा। A क्या है? सेल डायमेंशन है ना। यथ मज A कम, और K जो है वो बराबर रहता है लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4A स्क्वायर। देयरफॉर K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। कोई शक? नो सर। अब मैं ये बोल सकता हूं ऐसा, A ऑफ KCl इज ग्रेटर देन A ऑफ NaCl, है ना। समझ आया कथ? यस सर। शाबाश। अब देखो मैंने आपसे ये कहा कि K ज्यादा तो स्पेसिंग ज्यादा। K ज्यादा तो A क्या होगा? कम। कम। K कम तो स्पेसिंग कम, तो A क्या होगा? ज्यादा, बिकॉज K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना। तो बात समझ में आ रही है? अब A किसका ज्यादा है? यस सर। KCl का A ज्यादा। KCl। KCl का A ज्यादा है। KCl बोलूंगा मैं, KCl ज्यादा है, देयरफॉर स्पेसिंग क्या होगी? कम। शाबाश। NaCl कम है, तो देयरफॉर स्पेसिंग क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। देयरफॉर A फॉर किसके लिए आएगा? A में स्पेसिंग कम है, A फॉर KCl। KCl एंड B फॉर NaCl। NaCl। समझ में आया? तो समझ आवा था ये।